Hello everyone. Welcome again to online session of Manora classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So today is 10 फरवरी 2025. अब इसमें देखें हम तो पहली न्यूज है हमारी SC to hear today plea to grant Rohingyas access to public schools and hospitals. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में म्यांमार से बहुत सारे रोहिंग्याज आए हुए हैं और जिन्होंने दिल्ली में अपनी बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां बना रखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक पेटिशन फाइल की गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और पेटिशनर की डिमांड ये है क्योंकि जो रोहिंग्या हैं वो हमारे देश में रिफ्यूजी हैं, उनको म्यांमार से निकाल दिया गया है। अब उनको यहाँ पर जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं और जो पब्लिक स्कूल्स हैं, मतलब जो सरकारी स्कूल्स हैं, उनमें एडमिशन दिया जाए, यानी कि वो लोग अगर बीमार होते हैं तो उनको एडमिट कराया जा सके सरकारी हॉस्पिटल में और उनके जो बच्चे हैं वो हमारे देश के या राजधानी के जो सरकारी स्कूल्स हैं उसमें पढ़ सके। लेकिन अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई नहीं की है। अब पॉइंट यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये उनका एक लीगल क्लेम है। अब क्योंकि वो हमारे देश की तो सिटीजन नहीं है, तो क्या हम उन लोगों को इस तरह की फैसिलिटी देने के लिए बाउंड है? तो यहाँ पर आता है कि इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ रिगार्डिंग द रिफ्यूजीज। ठीक है, तो अब अगर क्योंकि वो उस देश से भगा दिए गए हैं और उन उन लोगों ने हमारे देश में शरण ली हुई है, अजाइलम पर है, हालांकि उनको लीगली अजाइलम नहीं दिया गया है, लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको ये सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, ऐसी डिमांड की है पेटिशनर ने। ठीक है, अब देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या डिसीजन होगा। दूसरी न्यूज है हमारी प्लान टू अमेंड न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ मैनी में एंथ्यूज अमेरिका फ्रांस एंड फर्म। तो भारत सरकार जो प्लान कर रही है वो क्या कर रही है, एक सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है हमारा 2010 का और दूसरा एक्ट है हमारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। इन दोनों कानूनों में हमारी भारत सरकार सुधार लाना चाहती है, इनको अमेंड करना चाहती है। अब इनको अमेंड क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इन कानूनों में अमेंड ना होने की वजह से जो हमारे दूसरे देश हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए और फ्रांस, वो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे देश में नहीं लगा पा रहे हैं। अब हम समझते हैं कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं लगा पा रहे हैं। तो बेसिकली इसमें 2012 में अमेंडमेंट किया गया था इस एक्ट में, किसमें, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में। और अमेंडमेंट में ये किया गया था कि अगर कोई सिविल डैमेज होती है, मतलब टॉर्ट होता है, तो उसके लिए सप्लायर भी लायबल होगा और ऑपरेटर भी लायबल होगा। अब इसकी वजह से जो बहुत सारे कंट्री हैं जो कि हमारे देश में अपना न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना चाहते हैं, वो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसी बार का जो बजट आया था 1 फरवरी 2025 को, इसमें जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमण जी, उन्होंने भी ये कहा कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं और इस तरह के कुछ प्लांट सेटअप करना चाहते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन कानूनों में अमेंडमेंट किया जाएगा, जिससे कि जो और कंट्रीज हैं, मींस फ्रांस और यूएसए या और कोई अदर कंट्री, अगर वो हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहता है तो वो लगा सकेगा। अब अगर हम इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हमारे देश में 1984 में एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें कि क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी और हजारों लोग इससे अफेक्टेड हुए थे। अब वो जो उसके डायरेक्टर थे मिस्टर वारेन एंडरसन, वो देश छोड़कर चले गए थे यूएसए, और जिस कंपनी में ये ट्रेजेडी हुई, इस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड लिमिटेड। ये पेस्टिसाइड्स बनाती थी। तो गैस जो है मिथाइल ओलियम गैस लीक हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा हुआ। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इन कानूनों में 2012 में अमेंड किया गया था। अब उस अमेंडमेंट को दोबारा से रिवर्स किया जाएगा और यहाँ पर ये किया जाएगा कि केवल जो लाइबिलिटी है वो उसकी ऑपरेटर की होगी और सप्लायर की कोई भी लीगल लाइबिलिटी नहीं होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी गोल्ड स्मगलिंग हैज रिड्यूस्ड आफ्टर इंपोर्ट ड्यूटी कट, सीबीआईसी चीफ। तो देखिए क्या है कि जो गोल्ड की स्मगलिंग होती थी
उस पर काफी कमी आई है, ऐसा सीबीआईसी चीफ ने कहा है, मिस्टर संजय कुमार अग्रवाल ने। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये देखिए इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया है। तो जब से भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब है कि हम विदेश से गोल्ड ला सकते हैं। अब पहले हम जब विदेश से कोई गोल्ड लाते थे, सपोज करो कोई पर्सन दुबई गया और दुबई से वो गोल्ड लेकर आया एक ज्यादा मात्रा में, कुछ परसेंटेज तक या कुछ वेट तक तो अलाउड है, जैसे कि आई थिंक 10 ग्राम जो गोल्ड है वो लेडीज ला सकती हैं दुबई से, और सॉरी जो लेडीज हैं वो थोड़ा ज्यादा ला सकती हैं, अराउंड आई थिंक 4 तोला है वो, और अगर कोई मैन लाना चाहता है तो वो 2 तोला है। ठीक है, तो इतना गोल्ड हम फॉरेन से ला सकते हैं विदाउट पेइंग एनी इंपोर्ट ड्यूटी। बट यहाँ पर अब ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है पहले 15% होती थी, अब 15% ड्यूटी होती थी। इसका मतलब क्या है, जो भी विदेश से गोल्ड ला रहा है उसको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे भारत सरकार को। तो भारत सरकार ने इस इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया। जब ये ड्यूटी 6% हो गई तो इससे देखने को मिला है कि जो गोल्ड की स्मगलिंग है, इससे देखने को मिला है कि जो गोल्ड की स्मगलिंग है वो काफी कम हो गई है। और अगर हम डेटा की बात करें तो जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन्होंने अप्रैल और जून 2024 में ही कितना 847 केजी ऑफ गोल्ड को सीज किया था, जिसकी अगर हम वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू 544 करोड़ रुपए होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। इन पोल बाउंड मेघालय रेड होल कोल माइनिंग होप्स राइट्स ऑन आर्टिकल 371। तो बेसिकली मेघालय में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहां पर एक चुनाव का मुद्दा यह है कि वहां की जो माइनिंग है जिसको कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया हुआ है, वहां पर रेड होल माइनिंग हो रही है, मतलब इलीगल माइनिंग लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर मेघालय को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल जाए, जैसे कि नागालैंड को मिला हुआ है और अदर स्टेट्स को मिला हुआ है, तो वहां पर क्या होगा कि जो लोकल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है उसके पास ये पावर हो जाएगी कि वो उनके संबंध में कानून बनाएगी, और जो ये रेड होल माइनिंग हो रही है इसको रोका जा सकता है। अब अगर हम देखें कि स्पेशल स्टेटस किन किन स्टेटों को दिया गया है, तो जनरली ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और पहले जम्मू कश्मीर को भी था आर्टिकल 370 में, और सिमिलर स्पेशल स्टेटस नागालैंड को भी दिया गया है आर्टिकल 371A में। अब ये स्पेशल स्टेटस का पर्पज क्या होता है और इसके क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो बेसिकली स्पेशल स्टेटस का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में जिसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है वहां पर जो पार्लियामेंट के लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, और अगर एप्लीकेबल होंगे तो सब्जेक्ट टू सम मॉडिफिकेशंस होंगे, और वहां पर जो पार्लियामेंट के लॉ हैं वो स्टेट के लॉ को वायलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उनकी डिमांड है कि अगर इस तरह का स्पेशल स्टेटस मेघालय को भी दिया जाए तो वहां पर जो रेड होल माइनिंग हो रही है जो कि एक इलीगल एक्टिविटी है इसको रोका जा सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। विल डू द जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रम्प्स गाजा प्लान इजराइल पीएम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल के बीच में और हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि गाजा पट्टी में काफी लोग रहते थे वहां पर हमास के, उसके बीच में काफी समय से युद्ध चला हुआ है 7 अक्टूबर 2023 से, और अब 1-1.5 साल उस युद्ध को हो गया है। तो अभी हमास के बीच में और इजराइल के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ पर मिस्टर ट्रम्प जो कि नए प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, उन्होंने कहा है कि जो गाजा पट्टी है उसको रिलोकेट किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गाजा पट्टी है तो बेसिकली क्या है कि जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन वो गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी में क्या है कि गाजा पट्टी में जो हमास के आतंकवादी हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में वहां पर रहते हैं, और वहां पर कुछ सिविल लोग भी रहते हैं। अब वो लोग जो आतंकवादी हैं वो इजराइल पर अटैक करते हैं। अब इजराइल जब काउंटर अटैक करता है तो उसमें आतंकवादी लोग भी मारे जाते हैं और सिविलियन लोग भी मारे जाते हैं। तो अब यहाँ पर अब जैसे ही इजराइल ने बहुत ज्यादा वहां पर अटैक करे तो वहां पर गाजा पट्टी एक पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो अभी उसको क्या किया है कि जो मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो गाजा प्लान है उसको दोबारा से रीएस्टैब्लिश किया जाए, और उसके रीएस्टैब्लिश करने में
इजराइल ने कहा कि हम उसको रीएस्टैब्लिश करेंगे और उस पर नजर भी रखेंगे ताकि उस क्षेत्र में दोबारा से कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो पाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज है हमारी। तो एरो इंडिया, तो हमारे देश में एक एरो इंडिया शो हो रहा है और ये शो एशिया का सबसे बड़ा शो होगा। ये होगा कहां पर? ये होगा येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन पर, जो कि बेंगलुरु में सिचुएटेड है। ये शो 5 दिन चलेगा और 5 दिन में से जो पहले 3 दिन होंगे फॉरेन विजिटर्स के लिए, जिसमें कि हम उन लोगों को ये दिखाएंगे कि भारत के पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, अपनी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और ये बताएंगे कि हमारे पास किस किस तरह के फाइटर जेट्स हैं, ताकि अगर कोई फॉरेन कंट्री हमसे उनको परचेज करना चाहता है तो हम उस रिगार्डिंग अपनी डील कर लें। और 2 दिन के लिए ये जो शो होगा ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन होगा, मींस जनरल पब्लिक भी देख सकती है कि किस किस तरह से जो फाइटर विमान है वो काम करते हैं। अब इसमें अलग अलग देशों के अलग अलग फाइटर विमान पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, जैसे कि रशिया का SU-57 पार्टिसिपेट करेगा, यूएस का F-35 करेगा और इसमें हमारे देश के भी बहुत सारे फाइटर प्लेन पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे LCA तेजस, HGT-36, HTT-40। ठीक है। सो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि एरो स्पेस जो होगा वो किस पर्टिकुलर एयरफोर्स स्टेशन पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दैट्स द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है। So, dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.